स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल फ्यूचर टू यू में। और आज जो टॉपिक आप सभी के लिए हम लेके आए हैं वो लाए हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड का जो एटम का जो मॉडल था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, रदरफोर्ड का पूरा नाम था अर्नस्ट रदरफोर्ड। तो अर्नस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। उनकी ना मतलब एक चाहत थी कि वो जानना चाहते थे कि एटम जो है, एटम के अंदर का जो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं उसके अंदर। तो वो जानने की उनकी इच्छा थी। तो इसी इच्छा के चलते उन्होंने क्या किया कि रदरफोर्ड डिज़ाइंड एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने डिज़ाइन किया। उस रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन किया तो उन्होंने इसमें क्या हुआ कि इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। इसमें जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं, जो कि फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं, उनको एक गोल्ड फॉइल के ऊपर उन गोल्ड फॉइल के ऊपर फॉल करवाया गया, गोल्ड फॉइल के ऊपर। अब आपके दिमाग में जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ गोल्ड फॉइल ही क्यों। तो देखो, ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन एज अ लेयर और एज पॉसिबल। वो गोल्ड फॉइल इसलिए यूज़ की क्योंकि वो एक इतनी पतली लेयर चाहता था कि जितनी पतली हो सके उतनी पतली एक लेयर चाहता था कि वो हो सके। तो आप जैसा कि आप सबको पता है कि गोल्ड की एक ये खासियत है कि वो बहुत ही ज़्यादा मेलिएबल और डक्टाइल होता है। तो वो बहुत ही थिन शीट्स में हम उसको बना सकते हैं। तो थिन शीट्स में था। तो दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम्स थिक। ये जो गोल्ड फॉइल थी इसमें ये करीब 1000 एटम की इसकी मोटाई थी। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक डबल चार्ज होता है, उनके पास हीलियम आयंस होते हैं ये, और इनके एक डबल चार्ज होता है। इनके ऊपर डबल चार्ज होता है। सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4u, इनके पास मास जो होता है वो 4u का मास होता है। द फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब जो ये बहुत तेज़ी में चलने वाला जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है, इसके पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी होती है। It was expected that alpha particle would be deflected by the subatomic particles in the gold atoms। ये एक्सपेक्ट किया गया था कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा सब एटॉमिक पार्टिकल से। गोल्ड के जो एटम होते हैं उसके अंदर क्या होगा कि वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। सिंस द अल्फ़ा पार्टिकल वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन। अब जैसे कि अब हमको पता है कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो प्रोटॉन से काफ़ी हैवी होता है, तो ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन। इसलिए उसने सोचा कि ज़्यादा बड़ा डिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, लेकिन हाँ कुछ तो होगा, ये उसने सोचा था। तो जब उन्होंने ये सोचा तो देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो ये है गोल्ड फाइल। इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। हियर अ साउंड व्हेन ईच स्टोन स्ट्राइक्स द वॉल। देखो, अब डिफ्लेक्शन ज़्यादा तो नहीं होगा। अब देखो, हियर अ साउंड व्हेन ईच स्टोन स्ट्राइक्स द वॉल। अब कभी आपने सुना हो, जब भी कोई स्टोन दीवार से आप टकराते हो तो एक साउंड आता है। इफ़ ही रिपीट दिस 10 टाइम्स, अगर ये 10 बार हो तो ही विल हियर द साउंड 10 टाइम्स। अगर 10 बार करोगे तो 10 बार आपको आवाज़ सुनाई देगी। बट इफ़ अ ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड वर टू थ्रो स्टोन्स एट द बार्ब्ड वायर फेंस। अगर एक ब्लाइंड फोल्डेड जो चाइल्ड है वो अगर स्टोन एक बार्ब्ड वायर फेंस पे अगर फेंके तो मोस्ट ऑफ द स्टोन्स वुड नॉट हिट द फेंसिंग। मतलब अगर एक आंखों से अंधा बच्चा अगर एक फेंसिंग पे, मतलब जो वायर की फेंसिंग होती है उसके ऊपर स्टोन्स को फेंके, हो सकता है कि बहुत से जो स्टोन्स हैं वो उसको हिट ना करें। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ गैप इन द फेंस। ये इसलिए है क्योंकि जो गैप, फेंस के बीच में जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा है। स्टोन टू पास थ्रू देम फॉलोइंग द सिमिलर रीजन्स। इसी रीजनिंग को फॉलो करते हुए रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया। रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया। अब देखो, पहले मैं आपको ये दिखाऊं। बट अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गिव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। अल्फ़ा पार्टिकल का जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसने एक अजीब सा, एक अलग सा, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट उसने दिया कि द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड
following observations were made. Most of the fast moving alpha particles passed straight through the gold foil. मोस्ट ऑफ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स के बहुत से जो पार्टिकल्स थे, अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो बहुत से क्या थे, गोल्ड फॉइल से सीधा पास हो गए. लेकिन सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड. कुछ ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुए थे कुछ छोटे से एंगल से. सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स. अचंभे की बात है कि हर एक 12,000 में से कोई एक पार्टिकल ऐसा भी था जिससे कि वो बाउंस बैक हुआ वहाँ से. बाउंस बैक देखो, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ. कुछ पार्टिकल्स जब गए तो वो सीधे चले गए, कुछ पार्टिकल्स सीधे गए हैं, और कुछ में क्या हुआ है कि थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ है, टच किया डिफ्लेक्शन हुआ है, और कुछ में क्या हुआ है कि वो सीधा गया, टकराया, वापस भी आया, और कुछ थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हुए हैं. तो इन द वर्ड्स ऑफ रदरफोर्ड, अब रदरफोर्ड ने क्या कहा कि दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ़ यू फायर अ 15-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you. ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था. दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट एन एज इनक्रेडिबल एज इफ़ यू फायर अ 15-inch शेल. अगर आप एक 15 इंच की गोली मारते हो किसी टिश्यू पेपर पे एंड इट कम्स बैक एंड हिट्स यू, ये वो बैक आ जाए और आपको हिट कर जाए. ठीक, अब रदरफोर्ड के बारे में ज़रा सा पढ़ लेते हैं कि ई रदरफोर्ड जो कि 1871 से 1937 तक उनका जन्म हुआ था स्प्रिंग ग्रोव ऑन 30th अगस्त 1871. ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स. उनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से उनको जाना जाता है. ही इज़ फेमस फॉर हिज वर्क ऑन द रेडियो एक्टिविटी. वो इसलिए भी फेमस हैं उन्होंने जो काम रेडियो एक्टिविटी पे किया है उससे भी वो फेमस हैं. एंड द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी से भी उनको बहुत ही ज़्यादा उनका प्रचलन है, और वो इसी वजह से भी वो फेमस हैं. ऑफ एन एटम विद द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ही गॉट द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री इन 1908. उन्होंने 1908 में उन्हें एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के लिए उनको एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था. अब वही बात कि आप ज़रा सोचो कि आपने एक दीवार पे पत्थर मारा तो आपको आवाज़ सुनाई दी. आपने 10 पत्थर मारे तो 10 बार आवाज़ सुनाई दी. लेकिन यदि एक अंधे बच्चे को हम बोलें कि ले बेटे अब तू इस पर पत्थर मार, तो उसने जब से उन्हें पत्थर मारा, हो सकता है कुछ बहुत से जो पार्टिकल्स हैं वो सीधा निकल जाएं, और लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो उस पर टच हो, उस पर हिट कर जाएं, और कुछ ऐसे हैं कि हिट करके वापस भी आ जाएं. तो वही हुआ था उस एक्सपेरिमेंट में भी कि कुछ पार्टिकल्स सीधे चले गए थे क्योंकि वहाँ पे खाली जगह थी. कुछ पार्टिकल बिल्कुल जस्ट न्यूक्लियस से पास में होके गए थे, तो उन्होंने क्या हुआ, वो डिफ्लेक्ट हुए थे थोड़े से. कुछ ऐसे थे जस्ट हिट किया न्यूक्लियस को, वापस आ गए. क्योंकि सीधा सीधा हुए तो वो बिल्कुल ही वापस आ गए. अब ये बात ऐसा हुआ कि डिफ्लेक्शन हो क्यों रहा है. डिफ्लेक्शन की बात ये है कि देखो, अंदर भी पॉजिटिव चार्ज, अल्फ़ा पार्टिकल जो गया वो भी पॉजिटिवली चार्ज. अब दोनों के दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो आपको पता है कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर. अब लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं. अब रिपेल करेंगे तो वो डिफ्लेक्शन होगा ही होगा. ठीक है, तो इसी के लिए देखो, फॉलोइंग सिमिलर रीजनिंग, इसी रीजनिंग को देखते हुए रदरफोर्ड ने कुछ अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ अपने कुछ कंक्लूजन दिया. कंक्लूजन ये दिया था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी. उन्होंने कहा कि एटम के अंदर का बहुत सारा स्पेस जो है वो खाली है. मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू अ गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड. क्योंकि उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे थे जो सीधे के सीधे निकल गए थे. तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो सीधे चले गए. तो इसका मतलब है कि अंदर की तरफ में जगह खाली है. वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ. कुछ ही पार्टिकल, बहुत ही कम पार्टिकल जो थे जो कि अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हुए. इंडिकेटिंग द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्युपाइड वेरी लिटल स्पेस. इससे इंडिकेट ये होता था कि जो एटम के अंदर की जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही कम जगह में है, बहुत ही कम स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है. अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री. और बहुत ही कम फ्रैक्शन जो है, बहुत ही कम पार्ट अल्फ़ा पार्टिकल्स का ऐसा था जो 180 डिग्री पे जस्ट वापस लौट क्या आ गया. इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ द गोल्ड एटम्स वर कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन अ एटम. अ वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री indicating that all the positive charge and the mass of the gold were concentrated in a very small volume within the atom.
इससे क्या पता था 180 डिग्री पे अल्फ़ा पार्टिकल्स जब डिफ्लेक्ट हुए, कुछ बहुत ही कम हुए, तो उससे पता लगता है कि बहुत ही कम स्पेस जो है एटम, गोल्ड एटम का, वो बहुत ही कम स्पेस जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, और एक्चुअल मास जो है वो बहुत ही कम स्पेस में है। फ्रॉम द डाटा ही हैज़ कंक्लूडेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज़ अबाउट 10 की पावर 5 टाइम्स। इस डाटा से उसने कंक्लूड किया कि जो न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो 10 की पावर 5 टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ एटम। एटम के जो रेडियस होता है उस एटम के रेडियस से 10 की पावर 5 गुना, 10 की पावर 5 मतलब 10 की घात 5 इतना कम होता है। जितना रेडियस एक एटम का होता है, एटम के रेडियस से 10 की पावर 5 जो होता है वो इतना कम होता है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। इसी बेस पे उन्होंने एक रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, उन्होंने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम फॉरवर्ड पुट किया। इसमें क्या था कि देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। उन्होंने कहा कि भैया देखो बीच में एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको एटम के अंदर, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। करीब करीब मतलब लगभग क्या है कि सारा का सारा जो मास है एटम का वो न्यूक्लियस में ही होता है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। एंड एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ एटम, एटम के साइज से के मुकाबले बहुत ही कम है। अब ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अब रदरफोर्ड मॉडल के, अब तो उन्होंने मॉडल तो बना दिया, कुछ ना कुछ तो कमी निकली होगी, अब इसकी कमियां देखते हैं। देखो, द रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ अ सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। ठीक है, अब जो रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर ऑर्बिट में अगर रिवॉल्यूट करेगा, इसको हम स्टेबल नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। कोई भी पार्टिकल जो सर्कुलर रिवॉल्यूशन में है, सर्कुलर ऑर्बिट में है, अगर वो रिवॉल्व करता है तो वो एक एक्सेलरेशन में जाएगा। ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, और एक्सेलरेशन के ड्यूरिंग चार्ज पार्टिकल जो है वो एक एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है, कभी भी कोई चीज़ गोल चक्कर में घूमेगी तो क्या एक्सेलरेट करेगी तो वो एनर्जी रेडिएट करेगी। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी। इस वजह से अगर जो एनर्जी रेडिएट करेगी तो इसका मतलब ये कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी को खोएगा, लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। और अगर घूमता रहेगा और एनर्जी उसकी एक टाइम पे क्या एनर्जी खत्म हो जाएगी और न्यूक्लियस में जाके वो फॉल गिर पड़ेगा। इफ़ देयर वर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो। अगर ऐसा है, अगर इलेक्ट्रॉन जाकर के न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो इससे क्या होगा कि एटम जो है वो स्टेबल नहीं होगा। तो मतलब जैसे कि हम मैटर देखते हैं, ऐसे मैटर को हम देख भी नहीं पाते। वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, लेकिन हमको पता है कि एटम्स जो होते हैं वो क्वाइट स्टेबल होते हैं। तो ये था हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो इस टॉपिक में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।